नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन एप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मयूरेश और हम डिस्कस करेंगे 5th में टू 10th में के करंट अफेयर्स। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से तो डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन किया है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे डिस्कशन के टॉपिक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वंदे भारत मिशन। तो ग्लोबल कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते जो भी भारत के नागरिक अन्य देशों में फंसे हैं उन्हें रिटर्न लाने के लिए इंडिया के गवर्नमेंट और एयर इंडिया ने इस मिशन को लॉन्च किया है। इसके अंदर 64 फ्लाइट्स को ऑपरेट किया जाएगा 12 कंट्रीज के अंदर, और जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रैवल है वो पैसेंजर्स देंगे। तो ऐसे एक ऑपरेशन लॉन्च किया इंडियन नेवी ने, इसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। इसके अंदर आईएनएस जलाश्वा और आईएनएस मगर का यूज होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी एक ऑपरेशन राहत लॉन्च किया था, ये किस लिए था? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक पैंथर इन नेत्रावली सेंचुरी। तो रिसेंटली गोवा के नेत्रावली सेंचुरी के अंदर ब्लैक पैंथर को स्पॉट किया गया है फर्स्ट टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक पैंथर को, और ये है लेपर्ड। तो ब्लैक पैंथर पैंथरा इस फैमिली से बिलोंग करता है जिसके अंदर लेपर्ड और जैगुआर भी आते हैं। तो लेपर्ड आपको मिलेंगे एशिया और अफ्रीका में, और जैगुआर आपको मिलते हैं यूएसए अमेरिका के अंदर, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के अंदर। तो इंडिया में ब्लैक पैंथर आपको मोस्टली मिलेंगे साउथ इंडिया के फॉरेस्टेड एरियाज में। नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम बेसिक्स में जाते हैं। तो गोवा में लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, और इसके सराउंडिंग में आपको मिलेंगे कोटिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर सेंचुरी और मोलेम नेशनल पार्क। तो इस सेंचुरी से नेत्रावली या फिर नेत्रुली रिवर गुजरती है, जिससे इसका नाम मिला है, और ये रिवर ट्रिब्यूटरी है रिवर जुआरी की। इस रीजन का आपको वेजिटेशन मिलेगा मॉस्ट डिसिडस वेजिटेशन। गोवा के अंदर अन्य प्रोटेक्टेड एरियाज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम है कोटिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर मधेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मोलेम नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। आपके लिए क्वेश्चन है कि किस रिवर को गोवा की लाइफलाइन कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट टॉपिक है सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के देखो अपना देश इस वेबिनार, जिसका टाइटल था डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसके अंदर सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात की गई है। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व के हम बेसिक्स में जाते हैं। ये आपको मिलेगा राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में, अरेली हिल्स के बीच में। इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया था 1978 में, और ये इंडिया के प्रोजेक्ट टाइगर का भी पार्ट है। तो इंडिया का फर्स्ट टाइगर रिजर्व है जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स को सक्सेसफुली रिलोकेट किया गया था। इस रिजर्व के अंदर आपको मिलता है कंकरवाड़ी फोर्ट, जहाँ पे औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को बंदी बना के रखा था। यहाँ पे आपको हनुमान जी का टेम्पल भी मिलेगा जो कि पांडवास से रिलेटेड है। तो राजस्थान के यहाँ पे आप देख सकते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसको आपको लोकेट करना आपके एटलस के अंदर। तो प्रोजेक्ट टाइगर के हम बेसिक्स में जाते हैं। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंडर, जो कि टाइगर स्टेट्स को सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टाइगर के कंजर्वेशन के लिए। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट करती है सभी एक्शंस को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये बनी है, और 2005 में इसकी स्थापना की गई थी टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे। तो इंडिया में फिलहाल 2967 टाइगर्स है वाइल्ड में, और इसमें से आधे टाइगर्स आपको मिलते हैं मध्य प्रदेश और कर्नाटक के अंदर। तो एमपी एक स्टेट है जहाँ पे आप इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स आपको मिलते हैं, और पेंच टाइगर रिजर्व में आपको सबसे ज्यादा टाइगर्स मिलेंगे। इसकी लोकेशन हम देख लेते हैं। तो एमपी के साउथ में आपको एक पेंच टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा। आपको इसको एटलस में प्लॉट करना है। तो 2014 के सेंसस के बाद में टाइगर की जो संख्या है 33% बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। आपके लिए क्वेश्चन है कि टाइगर सेंसस कितने साल बाद करा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फिर सुंदरबंस के अंदर भी टाइगर का जो पॉपुलेशन है बढ़ा है। तो सुंदरबन एक मैंग्रोव फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जो कि बे ऑफ बंगाल के कोस्टल रीजन से आपको मिलेगा इंडिया और बांग्लादेश में, और ये रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के रिवर से फॉर्म हुआ है, इसके डेल्टा पे फॉर्म हुआ है। तो सुंदरबन डेल्टा दुनिया का एकमात्र मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहां पे आपको टाइगर्स मिलेंगे। इंडियन सुंदरबंस को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है 1987 में, और 2019 में रामसर वेटलैंड साइट भी इसको डिक्लेयर किया है इंडियन सुंदरबंस को। इस रीजन में आपको अन्य स्पीशीज मिलती है जैसे कि नदन रिवर टिरैपिन,
रॉयल बंगाल टाइगर्स, इरावदी डॉल्फिन्स और फिशिंग कैट। आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फिर देखो अपना देश एक कंपोनेंट है पर्यटन पर्व का, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर, और इंडियंस को इंडिया के अंदर ट्रैवल करने के लिए एनकरेज करता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ रथ यात्रा चैरियट्स अलाउड। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर जो रथ यात्रा निकलेगी उसके कैरियट्स को कंस्ट्रक्शन करने के लिए अनुमति वहां पे दे दी गई है, जो कि 23 जून 2020 को निकलेगी। तो जगन्नाथ रथ यात्रा के हम बेसिक्स में डिस्कस कर लेते हैं। हिंदू फेस्टिवल है जो कि मनाया जाता है पूरी ओडिशा के अंदर लॉर्ड जगन्नाथ की याद में। तो 9 डेज का फेस्टिवल होता है जो कि मार्क करता है भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में लौटे थे अपने भाई बालाभद्र के साथ और अपनी सिस्टर सुभद्रा के साथ। तो इस फेस्टिवल के दरमियान 3 रथ को यहाँ पे खींचा जाता है लोगों के द्वारा। तो पहला रथ होता है लॉर्ड जगन्नाथ का, दूसरा रथ होता है उनके भाई बलराम जिन्हें बालाभद्र भी कहते हैं, और तीसरा रथ जो होता है उनकी सिस्टर सुभद्रा का। तो जगन्नाथ टेम्पल के हम बेसिक्स में जाते हैं। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 12th सेंचुरी में किंग अनंत वर्मन के द्वारा, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे। इस टेम्पल को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसी यहाँ पे स्टोरी है कि भगवान यम जो कि गॉड ऑफ डेथ जिन्हें कहते हैं, उनकी पावर यहाँ पे आके नलीफाई हुई थी पुरी में आके। इस टेम्पल को व्हाइट पेगोडा भी कहा जाता है और एक 4 धाम का एक पार्ट है। तो 4 धाम में आपको मिलेंगे बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। इस जगन्नाथ टेम्पल के एंट्रेंस में आपको मिलता है अरुण स्तंभ, जो कि एक सन पिलर है और सन कोनार टेम्पल का एक पार्ट है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ओडिशा का ब्लैक पोगोडा किसे कहा जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो देख सकते हैं जगन्नाथपुरी का टेम्पल। नेक्स्ट टॉपिक है आयुष संजीवनी ऐप। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इस ऐप को लॉन्च किया है, जो कि 50 लाख लोगों तक पहुंचेगा और उनसे डेटा कलेक्ट करेगा आयुष के इंटरवेंशन से लोगों के हेल्थ में क्या सुधार आया है, क्या कितनी इम्यूनिटी बढ़ी, उसको ये कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफिकेशंस इन पीएमआरएफ स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एचआरडी मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप स्कीम को अमेंड किया है उसके अंदर रिसर्च को बढ़ाने के लिए। तो 2018 में स्कीम को लॉन्च किया गया था पीएचडी प्रोग्राम्स के एडमिशन के लिए। तो पहले ये एडमिशन लिमिटेड था कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए, अभी सभी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे 2 चैनल से एंट्री हो सकती है, एक तो डायरेक्ट चैनल है या फिर लेटरल चैनल है। लेटरल चैनल के अंदर जो भी पीएचडी के स्टूडेंट्स ऑलरेडी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं पीएमआरएफ के इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और जिनको 12 मंथ्स या फिर 24 मंथ्स हुए, वो भी इस स्कीम के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ एचआरडी ने एक डेडिकेटेड डिवीजन को क्रिएट किया जिसका नाम है रिसर्च एंड इनोवेशन डिवीजन। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स। इसको रिलीज किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। तो कंट्रीज के अंदर कोविड-19 के लॉकडाउन को कितनी स्ट्रिक्ट तरीके से उसको मेजर्स लिए गए उसको मेजर करता है स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स। तो इंडिया के बारे में यहाँ पे कुछ डेटा है कि इंडिया के अंदर लॉकडाउन को स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर्स यहाँ पे लिए गए थे इंडिया के लिए, और यहाँ पे इंडिया को स्कोर दिया 100, जो कि अच्छा है। नेक्स्ट टॉपिक है वाइजैक गैस लीक। तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के अंदर स्टाइरिन प्लांट से गैस लीकेज हुआ था। तो स्टीरिन गैस के बारे बेसिक्स में हम यहाँ पे जाते हैं। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका फॉर्मूला है C8H8, जो कि एक बेंजीन का डेरिवेटिव है। इसको फैक्ट्रीज में स्टोर करते हैं लिक्विड फॉर्म में, बड़े इजीली एवापोरेट भी हो सकता है, इसलिए इसको 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे इसको स्टोर करके रखते हैं। ये आपको मिलती है व्हीकल एग्जॉस्ट, सिगरेट स्मोक और नेचुरल फूड्स के अंदर भी। एक फ्लेमेबल लिक्विड है जो कि यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीस्टाइरीन प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर और लैटेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में। तो हेल्थ के ऊपर इसके कुछ इम्पैक्ट हो सकते हैं, लोगों की इसके अंदर मौत भी हुई है। तो अन्य कुछ इम्पैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, आई इरिटेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन का इरिटेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, फिर इससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होती है, और इससे कैंसर और डिप्रेशन भी आ सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम यहाँ पे लोकेटेड है, स्टीरिन गैस का लीकेज हुआ था। तो इंडिया में ऑलरेडी 1984 में एक और गैस ट्रेजेडी हुई थी, इसका नाम है भोपाल गैस ट्रेजेडी। इसके बाद में कुछ लॉस को पास किया गया था। तो इसके अंदर आपको मिलेंगे भोपाल गैस लीक एक्ट 1985, फिर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997
और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर कौन सी गैस लीक हुई थी, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट टॉपिक है बुद्ध पूर्णिमा। तो 7 मई को यूनाइटेड नेशंस ने वेसाक को मनाया गया था। तो इस दिन फुल मून होता है, यानी पूर्णिमा का दिन इस दिन होता है। तो मई के महीने में आता है वैसाख। तो इस दिन भगवान बुद्ध की यहाँ पे बर्थ हुई थी, उनको एनलाइटमेंट भी इसी दिन मिला और उनकी डेथ भी इसी दिन हुई थी। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो नेपाल के लुम्बिनी के रीजन में हुआ था, जो कि रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका नाम था सिद्धार्थ गौतमा। ये शक्य क्लैन से बिलोंग करते थे, जो कि कपिलवस्तु लुम्बिनी से रूल करता था। इन्होंने 29th एज में घर छोड़ दिया और जो भी अपने जो ऐशो आराम में छोड़ दिए और उन्होंने बोधि की प्राप्ति के लिए वहां पे घर से बाहर निकले। तो इन्हें बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि की प्राप्ति, जिसे एनलाइटमेंट कहा जाता है। और एनलाइटमेंट के बाद में उन्होंने अपनी फर्स्ट सर्मन है, फिर फर्स्ट टीचिंग जो दी वो दी सारनाथ वाराणसी के अंदर। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। ये यूपी के अंदर आता है। इनका महापरिनिर्वाण यानी इनकी जो डेथ है वो हुई थी कुशीनगरा उत्तर प्रदेश के अंदर। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहाँ पे हुई थी, इसका लोकेशन और उसके लीडर्स कौन थे, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट टॉपिक है एन सेफ मास्क। तो रिसेंटली आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप नैनोसेफ सॉल्यूशंस ने एक एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल फेस मास्क को डिजाइन किया है। एक ट्रिपल लेयर प्रोडक्ट है जो कि रीयूजेबल होता है। इसको 50 बार इसको धो के यूज कर सकते हैं। इसके पास 99.2% बैक्टीरियल इन्फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी है। नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्ट ऑन एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इस रिपोर्ट को जारी किया, जिसके अंदर जो भी एनर्जी एफिशिएंसी के जो भी प्रोग्राम्स है उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किए जाएंगे। तो इसको प्रिपेयर किया है पीडब्ल्यूसी ने, जो कि थर्ड पार्टी एजेंसी इसको अपॉइंट किया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने। इस रिपोर्ट में कुछ मेजर स्कीम्स का मेंशन है, जैसे कि परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, फिर स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग प्रोग्राम, उजाला प्रोग्राम और म्युनिसिपल डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी को एक्सेलरेट करता है, उसे इंसेंटिवाइज करता है। इस स्कीम के अंडर 2011 में एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट को इंट्रोड्यूस किया गया था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा और नेशनल मिशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अंडर। देन उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, उजाला स्कीम को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। तो 77 करोड़ इनकैंडेसेंट लैम्प्स को एलईडी से रिप्लेस करने के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था। ये एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी को और इलेक्ट्रिसिटी के बिल के बचत को ये प्रमोट करता है और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोग्राम भी है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के हम बेसिक्स में एक स्टेट्यूटरी बॉडी है जो कि बनी थी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 से, जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर एनर्जी इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए पॉलिसीज डेवलप करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पुलिट्जर प्राइज। तो रिसेंटली इंडिया के 5 फोटो जर्नलिस्ट को ये प्राइज मिला है फीचर फोटोग्राफी के लिए। तो जो फोटोग्राफ्स के लिए जो मिला था उसे हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते कॉपीराइट्स के इशू के कारण, तो इसके आप उसको गूगल पे देख सकते हैं। तो पुलिट्जर प्राइज जो है वो आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस के लिए मिलता है, अमेरिकन जर्नलिज्म, लेटर्स और म्यूजिक के लिए। इसकी स्थापना की थी 1917 में और इसे एडमिनिस्टर करता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी और पुलिट्जर प्राइज बोर्ड। तो कुछ इस तरीके का आपको मेडल मिलता है पुलिट्जर प्राइज जीतने के बाद में। नेक्स्ट टॉपिक है तो रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का 50वां फाउंडेशन डे मनाया गया था। उस मौके पे एक वेबिनार का आयोजन किया था, उसका नाम है फाइटिंग कोरोना लेवरेजिंग साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन। तो इस वेबिनार के अंदर कुछ स्कीम्स को मेंशन किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के, सुपरा स्कीम, फिर IRHPA स्कीम, निधि स्कीम, साथी स्कीम और मानक स्कीम। तो इसके हम बेसिक्स में जाते हैं। तो IRHPA इसका फुल फॉर्म है इंटेंसिफिकेशन ऑफ रिसर्च इन हाई प्रायोरिटी एरियाज, जो कि लॉन्च किया था साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने। एक स्टेट्यूटरी बॉडी इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। यह आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर और ये प्रमोट करता है रिसर्च के फंडिंग को। फिर नेक्स्ट निधि स्कीम, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस। तो इस स्कीम के अंडर स्टार्टअप्स को और इंक्यूबेटर्स को डबल करने की बात की है 5 साल की ड्यूरेशन में।
उसको हेल्प करेगा। नेक्स्ट है मानक स्कीम, इसका फुल फॉर्म है मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन नॉलेज। ये स्कीम एनुअली हर साल 10 लाख स्कूल चिल्ड्रंस के अंदर इनोवेशन को ये ट्रिगर करेगा। नेक्स्ट है साथी स्कीम, इसका फुल फॉर्म है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। इसके अंडर एमएसएमईस और स्टार्टअप्स के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी उसके लिए सेंटर क्रिएट करेगा और इंडस्ट्री और एकेडमी को कनेक्ट करेगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग मार्च B5B रॉकेट बाय चाइना। तो रिसेंटली चाइना ने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया है, जो चाइना को हेल्प करेगा अपने परमानेंट स्पेस स्टेशन के मिशन में और अपने जो एस्ट्रोनॉट से मून के ऊपर भेजने के मिशन में। तो सैटेलाइट, इस रॉकेट को लॉन्च किया गया था वेंगचंग लॉन्च साइट से, जो कि चाइना के सदर्न आइलैंड ऑफ हैनान में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चाइना के साउथ में यहाँ पे हैनान और यहाँ पे वेंगचंग, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हम बेसिक्स में जाते हैं। तो हैबिटेबल आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि आपको लोअर अर्थ ऑर्बिट में मिलेगा और इसका फर्स्ट कंपोनेंट लॉन्च किया था 1998 में। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है एक जॉइंट प्रोग्राम है 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज के बीच में, जिसके अंदर आपको मिलेगी यूएसए की नासा, रशिया की रॉसकॉस्मोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की ईएसए और कनाडा की सीएसए। नेक्स्ट टॉपिक है करेंसी चेंज इन ईरान। तो रिसेंटली ईरान के अंदर करेंसी को चेंज किया गया था, जो पहले उसकी करेंसी थी रियाल, उसको चेंज किया गया, इसको रीडोनेशन किया गया है उसको तोमान के नाम से। तो अभी ईरान की न्यू करेंसी है तोमान। तो एक तोमान यानी अभी होगा 10,000 रियाल्स। इसे क्यों किया गया है, क्योंकि यूएसए के सैंक्शन के बाद में ईरान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो डिप्रिशिएट होने स्टार्ट हुई थी, उसको फेस करने के लिए ये कदम उठाया है ईरान ने। तो 1979 से जो ईरानियन रिवोल्यूशन हुआ था, तभी से ईरान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है डिक्लाइन होनी स्टार्ट हुई थी। तो ईरानियन रिवोल्यूशन को हम यहाँ पे बेसिक्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो 1971 में ईरान के जो शाह थे, जिनका नाम था मोहम्मद रेजा पहलवी, जिसे यूएस का सपोर्ट था, उनके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन और स्ट्राइक्स होने लगी सेक्युलर्स और रिलीजियस ओपोनेंट्स के द्वारा, और उनको वहाँ पे गद्दी छोड़नी पड़ी और ईरान को भी छोड़ना पड़ा। और वहाँ पे फिर सत्ता में आए ईरान के इस्लामिक रिलीजियस लीडर, जिनका नाम था अयतोल्ला खोमेनी, और 1979 में ईरान बना एक इस्लामिक रिपब्लिक। नेक्स्ट टॉपिक है एमएसएमईस एंड कोविड-19। तो कोविड-19 के लॉकडाउन का इम्पैक्ट हमें मीडियम, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के सेक्टर पे भी देखने मिलता है। तो रिसेंटली कुछ बातें की गई थी, प्रपोजल रखा गया था एमएसएमई के क्लासिफिकेशन को चेंज करने के लिए। वहाँ पे डिमांड, तो फिलहाल जो एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन होता है वो इन्वेस्टमेंट से लिंक्ड है, और प्रपोजल रखा गया है कि उसको टर्नओवर से लिंक किया जाए। तो हम फिलहाल के क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बेसिक पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर हम एमएसएमई के देखें, तो किसी भी एंटरप्राइज का जो भी इन्वेस्टमेंट 25 लाख या फिर उससे कम है, उसे माइक्रो के वो कैटेगरी में आता है। फिर 25 लाख से 5 करोड़ वो स्मॉल के अंदर आता है, और 5 करोड़ से 10 करोड़ वो मीडियम के अंडर आता है। और सर्विस सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो 10 लाख या फिर उससे नीचे इन्वेस्टमेंट वो आता है माइक्रो एंटरप्राइजेस में, 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में आता है स्मॉल एंटरप्राइजेस में, और 2 करोड़ से 5 करोड़ आता है मीडियम एंटरप्राइजेस में। कुछ डेटा भी एमएसएमई के रिलेटेड रिलीज किया गया है एनुअल रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई के द्वारा। इसके अनुसार इंडिया में 2018-19 में 6.34 करोड़ एमएसएमई थे फिलहाल इंडिया के अंदर। इसमें से 51% आपको मिलेगी रूरल एरियाज में और 49% आपको मिलेगी अर्बन एरियाज में। तो इस एमएसएमई में से 99.5% आते हैं माइक्रो कैटेगरी के अंदर। फिर जो माइक्रो एंटरप्राइजेस आपको रूरल और अर्बन एरियाज में इसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, और जो स्मॉल और मीडियम जो इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगे अर्बन एरियाज के अंदर ज़्यादा। तो इसके अंदर हम एम्प्लॉय का जेंडर रेशियो अगर देख ले एमएसएमईस का, तो आपको इसके अंदर मिलेंगे 80% मेल और 20% फीमेल। तो इंडिया के 5 राज्य जो 7 स्टेट्स है इंडिया के, वो 50% एमएसएमईस को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको अकाउंट करते हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे एमएसएमईस। यूपी के अंदर 14% है, फिर वेस्ट बंगाल के अंदर वो भी 14% है, फिर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट टॉपिक है साइलेंट हाइपोक्सिया। तो रिसेंटली कोविड-19 के चलते कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने एक नई कंडीशन को डिस्कवर किया, उसका नाम है साइलेंट हाइपोक्सिया। इसके अंदर इसको साइलेंट या फिर हैप्पी हाइपोक्सिया भी बोला जाता है।
तो इसके अंदर जो भी ब्लड का ऑक्सीजन लेवल है वो एक्सट्रीमली कम हो जाता है, गिर जाता है। और बट इसके अंदर कोई भी जो पेशेंट है वो ब्रीथलेसनेस की साइंस नहीं दिखाते। तो हाइपोक्सिया यानी क्या, जब भी किसी भी पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है ब्लड और ब्लड बॉडी टिश्यूज के अंदर कम हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। बट इस हाइपोक्सिया से ब्रीथलेसनेस होता है। बट साइलेंट हाइपोक्सिया के अंदर क्या होता है कि सिम्टम्स कोई दिखाते नहीं है, यानी ब्रीथलेसनेस समझ में नहीं आती। और साइलेंट हाइपोक्सिया से भी डेंजर खतरनाक है। देन साइलेंट हाइपोक्सिया की आगे नेक्स्ट कंडीशन है कोविड निमोनिया, जो कोविड-19 के पेशेंट्स में पाई जाती है। तो एक मेडिकल डिवाइस है जिसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। इससे इस साइलेंट हाइपोक्सिया को डिटेक्ट किया जा सकता है। ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल को मेजर करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूवी ब्लास्टर। तो रिसेंटली डीआरडीओ ने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर को डेवलप किया है, जो कि हाई इन्फेक्शन प्रोन एरियाज को डिसइंफेक्ट करने में हेल्प करेगा। इसका नाम है यूवी ब्लास्टर। इसको डेवलप किया है लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर लैस्टेक, जो कि एक दिल्ली बेस्ड डीआरडीओ लैब है। तो हाई टेक सरफेस को ये डिसइंफेक्ट करने को हेल्प करेगा, जिसके अंदर आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, गैजेट्स, फिर लेबोरेटरीज, फिर ऑफिसर्स, जिसको केमिकल मेथड से जिसको डिसइंफेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको इसके लिए यूवी ब्लास्टर यूज किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है कोऑपरेटिव बैंक सेंटर सरफेसी एक्ट। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कोऑपरेटिव बैंक्स को भी सरफेसी एक्ट के अंडर उसको लागू किया जाए। तो सरफेसी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इसको 2002 में इसको पास किया गया था। इस एक्ट को जो बैंक्स है वो यूज करते हैं बैड लोन से लड़ने के लिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से लड़ने के लिए, उसको रिकवरी के लिए। इसका मेन फीचर है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सेटअप करने के लिए और एसेट सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को सेटअप करने के लिए प्रमोट करता है, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट से डील करते हैं। तो सरफेसी एक्ट के 3 अल्टरनेट मेथड से रिकवरी के लिए, जिसके अंदर आपको मिलेंगे सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। तो सिक्योरिटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो भी डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी एसेट्स उनको पूल किया जाता है और उनको बॉन्ड्स के तौर पे सेल किया जाता है इन्वेस्टर्स को। एसेट रिकंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी बैड लोन्स है या फिर जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उनको परफॉर्मिंग एसेट्स उनको कन्वर्ट किया जाता है। और इस थर्ड मेथड के अंदर कोई भी बोरोवर अगर डिफॉल्ट कर दे तो कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना उसके जो भी सिक्योरिटी है उसको पोजेस कर सकते बैंक। नेक्स्ट टॉपिक है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, यश। तो इसको लॉन्च किया है नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है और कोविड-19 के ऊपर फोकस करेगा। इस स्कीम के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर अवेयरनेस स्प्रेड किए जाएंगे कम्युनिटी के अंदर, जिसके अंदर पर्सनल सैनिटेशन, हाइजीन, फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग और डिजायर्ड कलेक्टिव बिहेवियर को यहाँ पे अवेयरनेस फैला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल एंड सिमुलेशन एस्पेक्ट्स ऑफ कोविड-19। तो रिसेंटली साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने 11 प्रोजेक्ट्स को के फंडिंग को अप्रूव किया है मैट्रिक्स स्कीम के अंडर, और कोविड-19 के पैंडेमिक को स्टडी किए जाएंगे अभी मैथमेटिकल मॉडलिंग और कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट से। तो सर्व SERB एक स्टेट्यूटरी बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर। तो मैट्रिक्स स्कीम के हम बेसिक्स में जाते हैं। इसको लॉन्च किया था 2017 में सर्व के द्वारा, और इस स्कीम के अंडर जो भी मैथमेटिकल साइंस, थ्योरेटिकल साइंस और क्वांटिटेटिव सोशल साइंस के अंदर जो भी एक्टिव रिसर्च कर रहा है उनको ये फिक्स ग्रांट सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो रिसेंटली IHS मार्केट इंडिया मंथली सर्वे के अंदर ये कहा गया है कि जो इंडिया का परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है वो गिर रहा है लगातार। तो PMI इसको कहते थे। PMI यानी क्या, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स की बिजनेस एक्टिविटी को इंडिकेट करता है। तो PMI मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को सेपरेटली भी कैलकुलेट करते हैं, इसका एक कॉम्पोजिट भी इंडेक्स होता है साथ में। तो हम हर महीने के स्टार्टिंग में इसको रिलीज करते हैं और इसे इंडिया के इंडस्ट्रीज का इकोनॉमिक एक्टिविटी के अच्छा इसको एज एन गुड इंडिकेटर इसको कहा जाता है। तो PMI इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से अलग है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर जो भी इंडिया के इकोनॉमी के जो वेरियस सेक्टर्स के ग्रोथ को वहाँ पे मेजर किया जाता है, जैसे कि मिनरल माइनिंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग को IIP के अंदर इसको मेजर करते हैं। तो IIP के इंडेक्स को कंपाइल और पब्लिश करता है NSO, जो कहता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर। तो IIP के जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उसका बेस ईयर है 2011-12,
और आईआईपी जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर के ब्रॉडर सेक्टर को कवर करता है आईआईपी एज कम्पेयर टू पीएमआई। तो आईआईपी के अंदर आपको मेजर सेक्टर्स मिलेंगे जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। बट पीएमआई जो इंडेक्स है इसको ज्यादा डायनेमिक कहा जाता है आईआईपी से। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आईआईपी के अंडर जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उसका नाम आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना है। नेक्स्ट टॉपिक है सरस कलेक्शन। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सरस कलेक्शन को लॉन्च किया है गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल से। ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल, फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के बीच में। तो जो भी हमारे रूरल एरियाज के अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जो भी डेली यूटिलिटी के प्रोडक्ट्स को जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए मार्केट प्रोवाइड करेगा सारस कलेक्शन ये पोर्टल। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं होगी सप्लाई चेन के बीच में, और जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनको बेटर प्राइसिंग यहाँ पे मिल जाएगी। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं बेसिक्स में। तो एक वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है जो कि ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट को फैसिलिटेट करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पीएसयूज के लिए। तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। ये फंक्शन करता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर, और एक पेपरलेस, कैशलेस और सिस्टम ड्रिवेन ई मार्केट प्लेस है जीईएम। नेक्स्ट टॉपिक है झारखंड लॉन्चेस एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। तो झारखंड ने 3 एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को लॉन्च किया है जिसका नाम है बिरसा हरित ग्राम योजना, सेकेंड है नीलंबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, और थर्ड है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास स्कीम। तो स्कीम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है जो कि रूरल एरियाज के वर्कर्स को हेल्प करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रू रियांग कम्युनिटी। तो रिसेंटली त्रिपुरा के अंदर ब्रू रियांग कम्युनिटी के परमानेंट सेटलमेंट को कुछ ग्रुप्स ने विरोध किया है। तो ब्रू रियांग के इशू को हम बेसिक्स में डिस्कस कर लेते हैं। तो ब्रू रियांग कम्युनिटी ये इंडिजिनियस कम्युनिटी है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो आपको ये मिलेगी त्रिपुरा, मिजोरम और आसाम के अंदर। और त्रिपुरा के अंदर इन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का दर्जा मिला है। तो 1997 में त्रिपुरा के मिजोरम के अंदर कुछ एथनिक क्लैशेस हुए थे और मिजोरम से ब्रू कम्युनिटी का ऑलमोस्ट 37,000 जो लोग हैं भाग के आ गए थे त्रिपुरा के अंदर, और उन्हें रिलीफ कैंप्स के अंदर रखा गया था। फिर जनवरी 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट, मिजोरम और त्रिपुरा का स्टेट गवर्नमेंट और ब्रू रियांग कम्युनिटी के जो लीडर्स है उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुई और 35,000 रिफ्यूजीज को त्रिपुरा के अंदर सेटलमेंट करने की यहाँ पे बात हुई। तो पीबीटीजी को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्ट का मैप देख लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिपुरा में जहाँ पे इश्यू चल रहा है। तो मिजोरम से त्रिपुरा में आई थी कम्युनिटी। तो पीबीटीजी ग्रुप है, तो इंडिया के अंदर टोटल पॉपुलेशन में से 8.6% पॉपुलेशन ट्राइबल ग्रुप्स का, उसमें से पीबीटीजी जो है और ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है ट्राइबल्स में से। तो 1973 में देबर कमीशन के रिकमेंडेशन से इस ग्रुप को सेटअप किया था, और फिलहाल इंडिया में 75 पीबीटीजीज आपको मिलेंगे, और सबसे ज्यादा पीबीटीजीज आपको मिलते हैं ओडिशा के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन आसाम। तो रिसेंटली अप्रैल के महीने में आसाम के अंदर कुछ पिग्स की डेथ हुई थी क्लासिकल स्वाइन फीवर से, और अभी नया स्वाइन फीवर आ गया, इसका नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर, क्लासिकल स्वाइन फीवर और स्वाइन फ्लू ये तीनों डिफरेंट है। तो क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, बट अफ्रीकन स्वाइन फीवर के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, जिसके हम बेसिक्स में जाते हैं। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है हाईली कंटेजियस एनिमल डिसीज है, जिससे कि वाइल्ड पिग्स और डोमेस्टिक पिग्स के बीच में हेमरेजिक फीवर उनको हो जाता है। ये फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुआ था अफ्रीका में 1920s में, और इसके अंदर 100% मॉर्टेलिटी रेट है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी क्योर अभी अवेलेबल नहीं है। तो अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है इंसानों को इससे कुछ हार्म नहीं होगा, क्योंकि ये एनिमल टू एनिमल ही स्प्रेड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोना किलर 100। तो रिसेंटली गरुड़ा एरोस्पेस ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल को लॉन्च किया जिसका नाम है कोरोना किलर 100, जो कि यूएवी के सहायता से, ड्रोन्स की सहायता से कोरोना को डिसइंफेक्ट करेगा, पब्लिक प्लेसेस को, हॉस्पिटल्स को और बिल्डिंग्स को, उसको सैनिटाइज करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आरबीआई कैंसल्स लाइसेंस ऑफ सीकेबी कोऑपरेटिव बैंक। तो रिसेंटली आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया, क्योंकि इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन अनसस्टेनेबल हो गई थी, और इन्होंने मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो 9% होना चाहिए उसको, इसके रिक्वायरमेंट भी मीट नहीं की थी। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यानी क्या,
बैंक्स के कैपिटल जो कि रेशियो होता है बैंक कैपिटल और उसके बैंक के रिस्क वेटेड एसेट्स या और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड। तो बैंक के कैपिटल और बैंक के करंट लायबिलिटी और रिस्क का एक रेशियो होता है, उसका उसको बोलते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इसे कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी कहा जाता है। इसको डिसाइड करती है आरबीआई। तो एक्चुअली इसको लॉन्च किया गया था बेसल नॉर्म्स के रिकमेंडेशंस पे। बेसल कमेटी ने इसको 8% करके इसको वहाँ पे सजेस्ट किया था और आरबीआई ने इसको 9% रखा है। फिर आरबीआई ने इस इवेंट के बाद में महाराष्ट्र के रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को उसको आदेश दिए हैं कि सीकेबी कोऑपरेटिव बैंक को के ऑपरेशन को वाइंड अप करे और उसके ऊपर एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाए। इस बैंक की लिक्विडेशन के बाद में इसके जो भी डिपोजिटर्स है उन्हें मैक्सिमम 5 लाख रुपए मिलेंगे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन के द्वारा, जो कि फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो कोऑपरेटिव बैंक्स के अगर हम बेसिक्स में जाए तो फाइनेंशियल एंटिटी है जिसके अंदर ओनर्स इसके जो कस्टमर्स इसके ओनर्स हो सकते हैं, यानी क्या जो शेयर होल्डर्स है, जो भी बोरोवर्स इसके शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। ओके, तो कोऑपरेटिव बैंक्स को रजिस्ट्रेशन करते हैं स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर और इसको रेगुलेट करते हैं रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और आरबीआई दोनों भी इसको रेगुलेट करते हैं और इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अर्बन और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के बेसिस पे, उसके लोकेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट टॉपिक है एमएसपी हाइक फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसको बढ़ा दिया है। तो एमएसपी यानी क्या, जिस रेट पे गवर्नमेंट फार्मर्स और ट्राइबल प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं उसको बोलते हैं एमएसपी फॉर एमपीएफ। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो एमएसपी है हर 3 साल बाद इसको रिवाइज करते हैं प्राइसिंग सेल, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर। तो इसे 3 साल के पहले अभी रिसेंटली इसको रिवाइज किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग डैशबोर्ड क्रिएट किया, उसका नाम है वन धन मोनित डैशबोर्ड, जो कि स्टेट लेवल पे जो प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज चल रही है उसको रिपोर्ट करेगा। ये डैशबोर्ड ट्राइफेड ई संपर्क सेतु का एक पार्ट है, जो कि पंचायत और वन धन केंद्र के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज को फैसिलिटेट करता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वन धन केंद्र को अपॉइंट करते हैं और जो वन धन केंद्र से वो हाट बाजार से ट्राइबल प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करते हैं एमएफपी के रेट पे। तो वन धन विकास केंद्र के हम बेसिक्स में जाते हैं। इसको सेटअप किया गया था वन धन योजना के अंडर 2018 में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करता है वन धन विकास केंद्र और ट्राइबल एरियाज के अंदर जो बेनिफिशियरीज है और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बनाने का काम करता है ट्राइफेड। इसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल कोरोना फी। तो रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने अल्कोहल के सेल के ऊपर स्पेशल कोरोना फी को लगाया है, इसको चार्ज करेगी 70% ऑफ एमआरपी। नेक्स्ट टॉपिक है विष्णु सेंद्र पर्व। तो झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल के ट्राइबल्स ने उसके इन ट्राइबल्स की एक एनुअल हंटिंग फेस्टिवल, उसका नाम है विष्णु सेंद्र पर्व। इसको फिलहाल रोका गया है कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है आर्कटिका एम सैटेलाइट। तो रशिया इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा आर्टिक रीजन के क्लाइमेट और एनवायरमेंट को स्टडी करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया के नॉर्थ पोल पे आपको मिलेगा आर्टिक ओशन और उससे कौन से कंट्रीज को टच करते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा रशिया, फिर अलास्का यूएसए, यहाँ पे कनाडा, यहाँ पे ग्रीनलैंड, यहाँ पे नॉर्वे। नेक्स्ट टॉपिक है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। इसको लॉन्च किया नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ और सीनियर सिटीजन्स की देखभाल करेगा कोविड-19 के पैंडेमिक में। हमारा लास्ट टॉपिक है महाकवच ऐप, एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसको लॉन्च किया था महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने कोविड-19 पेशेंट को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने के लिए, उनको ट्रेस करने के लिए। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।